हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपने लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना शुरू करेंगे। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल एक्सेप्शंस। तो ये जनरल एक्सेप्शंस कहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये मेंशन है इंडियन पिनल कोड। तो सेक्शंस इसके आप एक बार इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मेंशन है और किस चैप्टर में मेंशन है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है। तो ये चैप्टर 4 में मेंशन है आईपीसी के, और जो सेक्शंस है वो 76 से 106 तक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं नोट डाउन करके अगर आप इसे याद करने की कोशिश करें तो ये अच्छा रहेगा। ये कहाँ पे मेंशन। तो जनरल एक्सेप्शंस होते क्या है? सबसे पहले एक्सेप्शंस किस चीज से? एक्सेप्शंस क्राइम से। हम जो एक्ट कर रहे हैं वो किसी क्राइम की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर वो इन जनरल एक्सेप्शन में कहीं फॉल करता है तो वो उस क्राइम को या तो मिटिगेट कर देता है या तो इंटायरली उसे हटा देता है। तो इसलिए ये जनरल एक्सेप्शन जानना है कि कोई भी आदमी अगर इनमें फॉल करता है तो उसने भले ही कोई ऐसा काम किया हो जो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसे इससे रिलीफ मिलेगा। तो चलिए इनकी हम कैटेगरीज पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जस्टिफिएबल जनरल एक्सेप्शंस क्या है? जस्टिफिएबल मतलब जिनको जस्टिफाई किया जा सके। तो अदरवाइज वो एक्ट अगर रॉन्गफुल भी है लेकिन वो जस्टिफिएबल हो जाता है अगर वो लॉफुल पर्पस के लिए किया जाए और ऑथराइज बाई लॉ हो। तो आप ऐसे ही किसी को सड़क पे पकड़ नहीं सकते या किसी को ऐसे आप कन्फाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक क्राइम हो रहा है कहीं और आप उस चोर को पकड़ लेते हैं एज अ सिविलियन, तो भी ये एक एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा और आपको उसकी कोई सजा नहीं होगी क्योंकि आपका जो एक्ट था वो जस्टिफाइड था। तो इसे हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और कैसे कैसे जस्टिफाई हो सकती है ये चीज हम देखते हैं। अगर किसी को हमें किसी एमिनेंट हार्म से बचाना है कि उसके ऊपर तुरंत कोई बहुत बड़ा खतरा है और हमारे एक्शन जो तब किए जाएंगे तो वो जस्टिफाइड होगा। कि मान लीजिए कि एक भालू किसी पे हमला कर रहा है और वो उसे मार डालेगा और आपके पास बंदूक है और आपने गोली चलाई, तो आपका इंटेंशन उस आदमी की जान लेना नहीं था। आपका इंटेंशन में था उस आदमी की जान बचाना, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस जंगल में। तो आपका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है उस तरीके से, क्योंकि आपका कोई इल इंटेंशन नहीं था। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ कहाँ उन एक्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है जो इस जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। मिस्टेक। तो मिस्टेक से आपका एक जनरल लीगल अवेयरनेस के लिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगी। तो हमारे इंडिया में मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ सर्कमस्टेंसेस ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर आप लॉ का मिस्टेक कर रहे हैं, लॉ को अलग तरीके से ले रहे हैं कि आपको लॉ की नॉलेज नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको इंडियन पीनल कोड के बारे में नहीं पता है और आप कोई क्राइम कर रहे हैं और उसका एक्सक्यूज ये है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई लॉ है, तो वो इंडिया में किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये मिस्टेक जो हमारा किस तरीके से इसको लिया जाता है डिफेंस में, हम अब देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई ऐसा मिस्टेक हो जो क्या कहते हैं, आपने अपनी पूरी कॉन्शियसनेस ड्यू डिलीजेंस के साथ सब कुछ चीजें हैंडल करने के बाद भी हो गया हो जिसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो डिफेंस में फॉल करेगा। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल मेंशन है कि एक कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर था, उसको किसी को पकड़ने का काम दिया गया एक पुलिस वाले को कि जाइए आप इसको अरेस्ट कीजिए। और उसकी पूरी नॉलेज के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसे लगा कि वो सही आदमी को अरेस्ट कर रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन वो यहाँ पे जानबूझ के ये नहीं कर रहा था, एक मिस्टेक था, एक फैक्ट का मिस्टेक था और थोड़े से सर्कमस्टेंसेस थे, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगली कैटेगरी पे बढ़ते हैं अब हम। एक्ट्स ऑथराइज्ड और बाउंड बाय लॉ। तो ऐसे एक्ट होते हैं जो हम करेंगे, आप करेंगे तो वो फॉल करते हैं क्राइम की कैटेगरी में। आप आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ के या वहां पे दीवार फांद के अगर जाएंगे तो वो डिफेंस नहीं है। आपने ट्रेसपास किया,
आप किसी को अगर पकड़ लेंगे सड़क पे और कंफाइन करेंगे तो वो जस्टिफाइड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी हैं कि उन्हें किया जा सके किसी कैटेगरी में जनरल एक्सेप्शंस की। लेकिन अगर एक पुलिस वाला जाता है, उसका काम है किसी को अरेस्ट करना, और वो उस आदमी को कंफाइन करता है, अपनी कस्टडी में लेता है, तो वो ऑथराइज्ड बाय लॉ है और वो ड्यू प्रोसेस के साथ कर रहा है, तो ये डिफेंस में फॉल करेगा। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आपको हमेशा याद रह जाएगा। जो आदमी फांसी देता है वो एक तरह से किलिंग कर रहा होता है, किसी की जान ले रहा होता है, जो लीवर खींचता है किसी को, अगर फांसी की सजा होती है तो। लेकिन उसका एक्ट क्राइम क्यों नहीं है? इसका आंसर हमें इस डिफेंस में मिलता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है और वो बाउंड बाय लॉ। तो इससे हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की बेसिक चीजों से आप परिचित हैं, आपको पता है कि एक्सीडेंट क्या होता है। तो ये एक्सीडेंट है कि सर्कमस्टेंसेस में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपका इंटेंशन नहीं था किसी को हार्म पहुंचाने का या कोई अनलॉफुल एक्ट करने का, आपका कोई मलिशियस इंटेंट नहीं था, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, तो आप अपनी इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे आप एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहे हैं, और आपकी कुल्हाड़ी का जो सिरा है जहाँ पे धार होती है वो निकल के किसी को लग जाता है और उसको इंजरी हो जाती है और वो मर जाता है, तो क्या आपको मर्डर के लिए दोषी ठहराया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, आप मर्डर के लिए लाइबल नहीं होंगे क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, इसमें आपकी नेग्लिजेंस जो होगी या अदर चीजें होंगी तो मिटिगेट हो जाएगा, जो हमने सबसे पहले देखा था ना, ऑफेंस की जो सिवियरिटी है वो मिटिगेट हो जाएगी ऐसे केसेस में। अब हम एक्सीडेंट से आगे बढ़ते हैं और इसके अगली उसको देखते हैं। वो एक्ट जो नेसेसिटी के लिए किए जाए, ये आप टॉर्ट में भी पढ़ेंगे नेसेसिटी के बारे में। तो हमारे जनरल जो एक्सेप्शन है आईपीसी में, उसमें भी अगर आप ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कुछ करते हैं, अच्छे फेथ में करते हैं, ये गुड फेथ जो है, ये जहां भी आ रहा है, अगर आप कोई चीज गुड फेथ में कर रहे हैं, ड्यू डिलीजेंस के साथ कर रहे हैं, तो ये सब वर्ड टॉर्ट क्राइम सब जगह आपको काम आएंगे। तो गुड फेथ क्या होता है कि आपका कोई इल इंटेंशन नहीं, तो किसी को किसी ग्रेटर हार्म से बचाने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा बहुत हार्म हो जाता है कुछ, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे क्योंकि आप एक एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन में आईपीसी। तो इसका एक एग्जांपल है कि एक घरों की कतार है, एक लाइन है से घर बने हुए हैं, ढेर सारी झोपड़ियां हैं और उनमें आग लग गई। अगर उस आग को आपको आगे फैलने से रोकना है तो आपको उनमें से एक झोपड़ी को, एक मकान को हटाना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा, और आप वो करते हैं। तो आप एक ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए आपने एक छोटा सा नुकसान पहुंचाया किसी चीज को, तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है, वो जो भी ऑफेंस में आता है आईपीसी के, उसके तहत आपको पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने किसी ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया। और ऐसे ही आप जाके अगर किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे बिना किसी अथॉरिटी के या बिना किसी नेसेसिटी के, तो वो आएगा इस कैटेगरी में, वो क्राइम है। तो मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से काफी कुछ क्लियर हो गया इसकी नेसेसिटी के बारे में, और टॉर्क पे भी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और बच्चों के एक्ट जिसके बारे में हमने कल बात की थी, कि अगर 7 साल का बच्चा है वो किसी को चाकू मार दे तो उसको पता नहीं है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या वो क्या चीज कर रहा है, या वो चाकू क्या है, बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी की, कि एक एज होती है, तो इसे आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन में एज वाइज डिवाइड किया गया है। तो हम इसे इस तरीके से समझते हैं, 0 से 7 साल तक का बच्चा कोई भी क्राइम की कैटेगरी में आने वाली चीज करता है, या कोई भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस उसके किसी भी एक्ट के होते हैं, तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, वो एब्सोल्युटली जनरल एक्सेप्शन में फॉल होगा। तो 7 साल तक का बच्चा कोई क्राइम नहीं कर सकता, सिंपल है। और 7 से 12 साल के बच्चे उसकी मॉडरेट कैटेगरी में है, और 12 से 18 साल के बच्चों के लिए थोड़ी सी हायर स्क्रूटनी है, स्पेशली जो निर्भया कांड के बाद चेंज हुआ है क्रिमिनल लॉ, उसके बाद ये एज ग्रुप अब थोड़ा सा ज्यादा इस पे स्क्रूटनी की जाती है।
तो इनकी मैच्योरिटी लेवल को देखा जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या इन्होंने बचपने में किया है या ये मैच्योर है दिमाग उस बच्चे का। तो ये कंडीशंस पे बेस्ड है। तो हमें बस जानना है कि 7 साल तक का बच्चा कोई भी क्राइम नहीं कर सकता, वो जनरल एक्सेप्शन में एब्सोल्युटली फॉल होता है। और उसके बाद 18 साल तक से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो करते हैं तो उनका मैच्योरिटी लेवल देखा जाएगा और उसी हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा। तो अभी तक हमने जो देखा है जनरल एक्सेप्शंस को एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। तो आईपीसी में जो भी क्राइम मेंशन है अलग अलग, अगर उनमें से कोई क्राइम आप करते हैं, कोई एक्ट करते हैं जो उस क्राइम की कैटेगरी में फॉल करता है और प्रूव होता है, लेकिन आप किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको डील किया जाएगा और आपको उन जनरल एक्सेप्शंस के बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे हमने बच्चों के बारे में अभी बात की, ये अगली कैटेगरी जो आती है, ये एक्ट्स बाय इंसेन पर्सन, यानी कि इंसैनिटी। इंसैनिटी क्या होता है? तो इसके लिए आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड है अनसाउंड माइंड। ये आपको हमारे लीगल सिस्टम में हर जगह ये वर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि अनसाउंडनेस आपको बहुत सारी चीजें करने से रोकती भी है। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं। वैसे ही अनसाउंड माइंड को आप ऐसे समझे कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो आप क्राइम कमिट नहीं कर सकते हैं। और वो अनसाउंडनेस की डिग्री देखी जाएगी कि अगर आपको हल्की सी एंग्जाइटी है, उसके लिए तो आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं। अनसाउंडनेस इज समथिंग फार मोर देन दैट। अनसाउंडनेस का एक अलग पैमाना होता है और लीगल इंसैनिटी से बोलते हैं। अगर आपको कहीं लीगल इंसैनिटी वर्ड दिखे तो आप घबराइएगा नहीं। वो हमारे जनरल एक्सेप्शंस में अनसाउंडनेस को जिस कैटेगरी में फॉल किया माना जाता है, तो वो एक तरह की लीगल इंसैनिटी है। वो मेडिकल इलनेस से हायर डिग्री की है, अलग नहीं है। वो भी एक तरह की मेडिकल इलनेस है लेकिन हायर डिग्री की है, तभी आप इस एक्सेप्शन में फॉल करते हैं। तो ये है। लेकिन आपके क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसा आप समझिए कि जो आ सकता है या पूछा जा सकता है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का आदमी यहाँ पे अटैक कर देता है, और तब क्या आप अपने राइट का यूज कर सकते हैं? और वो जो राइट का आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तब हम इससे दोबारा से इस बारे में बात करेंगे। एक्ट्स डन अंडर इनवॉल्युंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन से मतलब होता है किसी को कोई ऐसा सब्सटेंस देना कि जिससे उसका मेंटल स्टेट एक ब्लरी हो जाए और वो नशे में हो जाए, या नशे से भी हाई डिग्री वो कॉन्शियस ना रहे, अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर चला जाए, तो वो सब होता है इंटॉक्सिकेटेड। अगर आप किसी की चाय में कोई ड्रग मिला रहे हैं, उसे पता नहीं है, और उसके बाद वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, तो वो फैसला लेने की हालत में नहीं था या उसे आइडिया नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो इस डिफेंस में फॉल होगा। लेकिन अगर आप खुद कोई नशा कर रहे हैं या खुद अपने आप को किसी तरीके से इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं और उसके बाद आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और कोई एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो इवन दो यू आर इंटॉक्सिकेटेड, बट वो कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि आपने वो वॉलेंटरली किया है। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लिया जा सकता है जनरल एक्सेप्शंस में जो इनवॉलेंटरली किया गया है, जहाँ पे आपकी मर्जी नहीं थी और आपको किसी ने इंटॉक्सिकेट किया है, तो आप अपने जो एक्शन थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस से परिचित नहीं थे। तो चलिए अब हम अगले उस पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्ट्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में जनरली हम लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं कि क्या होता है कि कोई आप पे अटैक करता है तो आपके पास एक राइट है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमने लॉ को अपने फील्ड ऑफ स्टडी के लिए चूज किया है, तो इसे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सेक्शंस देख लेते हैं हम कौन से हैं। तो 96 से 106 तक है। तो हमने देखा था कि पहले जो हम डिफेंसेस की बात कर रहे थे वो एक्ट के बारे में थे जिसमें वो आदमी फॉल कर रहा है, जो वो एक्ट कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि आपने अगर खुद का डिफेंस किया और उसमें कोई क्राइम कमिट हुआ, तो आप वो कहाँ तक ले सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो अंडर द इंडियन पिनल कोड आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस मौजूद है।
और इसमें है क्या कहते हैं, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो तरह से मौजूद है आपके पास। पहली तरीके से मौजूद है राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपकी बॉडी के लिए, और दूसरी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी के लिए। बॉडी के लिए एक हाई डिग्री में है क्योंकि आपकी जान का खतरा है, और जान का खतरा जहाँ पे आदमी क्या होता है वो बहुत ही जरूरी होती है, नेसेसरी होती है वो चीज, तो वहां पे प्राइवेट डिफेंस एक हाई डिग्री का है। और प्रॉपर्टी के लिए भी आपकी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, और ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अब एक चीज ये भी है यहाँ पे कि हम जो अनसाउंडनेस की बात कर रहे थे, अब एक अनसाउंड माइंड का इंसान आउट ऑफ द मैडनेस जाके आप पे अटैक करता है, तो भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। उसने भी कोई क्राइम कमिट नहीं किया होगा और आपने भी कोई क्राइम कमिट नहीं किया होगा, अनलेस आप इसकी प्राइवेट डिफेंस की जो कंडीशंस हैं वो पूरी करें, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ पे प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं आप यूज कर सकते, या किस किस तरह से प्राइवेट डिफेंस आप नहीं क्लेम कर सकते कि ये मेरा डिफेंस था। तो पहला आता है कि अगर आपके पास टाइम है कि आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकते हैं, और उस फियर को प्रिवेंट कर सकते हैं जो डेथ या ग्रीवियस हार्म का फियर है, तो क्या कहते हैं, आप उस टाइम पे अपना क्या कहते हैं प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते अगर आपके पास रिकोर्स है। लेकिन अगर बिल्कुल आपकी जान पे बनाई है, आपके पास कोई रिकोर्स ही अवेलेबल नहीं है, अथॉरिटीज के पास जाने का टाइम नहीं कि किसी ने सामने आप पे बंदूक तान रखी है, तो वहां पे आपका ये राइट एब्सोल्यूट है कि अपनी जान बचाने के लिए आप डेथ और ग्रीवियस हार्म अगर आप फेस कर रहे हैं ना, तो आप उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आपने नहीं वो किया, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, इसमें टाइम का फैक्टर है कि वो कितना इमिनेंट है, जो डेंजर है कितना इमिनेंट है। अगर वो आपके सर पे है तो आपके पास कोई समय नहीं है, आपको अपनी जान बचानी है और आप वही करेंगे, तो वो जनरल एक्सेप्शन पे फॉल करेगा और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अथॉरिटीज को अप्रोच करने का मौका है और आप नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं फॉल करेगा इसमें। और इसमें है, अगर आप खुद ही एग्रेसर हैं, ये क्वेरल है, उसमें आपने शुरू किया है उसे, आपने वो झगड़ा शुरू किया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वहां पे लड़ाई हुई, और आपने जो कंडक्ट किया उसे आप बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट डिफेंस में हमने किया है, तो ये फॉल नहीं करता है, ये भी इनएप्लीकेबल है। तो ये तीन कंडीशन में जहाँ पे ये नहीं माना जाएगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे बात करेंगे कि अगर आप डेथ एग्रेशन की कॉज कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो पूरी तरीके से किसी भी लाइबिलिटी से फ्री है, कि वो राइट एब्सोल्यूट है, बिल्कुल वो राइट आपका, कि अगर आपको कोई डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, इन चीजों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये इतनी ही है, इनसे अलग नहीं है, इसमें इस कैटेगरी में फॉल करने वाली सारी चीजें हैं। तो अगर आपको डेथ का खतरा है, किडनैपिंग, अबडक्शन, ग्रीवियस हर्ट, यानी कोई आपको गंभीर चोट पहुंचा सकता है, आपको रेप का अगर फियर है, या फिर कोई अननेचुरल लस्ट या उससे जुड़े ऑफेंस में फॉल कर रहा है और वैसा आप उससे अफेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है जहां पे आपकी जान का खतरा है, या फिर एसिड अटैक के केस में, तो एसिड अटैक के केसेस को भी आप इस कैटेगरी में आते हैं, ये याद रखिएगा। एक यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि क्या हम ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है हमारा पर्सन और प्रॉपर्टी को लेके, हमारी बॉडी और हमारी संपत्ति को लेके, उसका यूज अगर वो किसी और के साथ ये सब चीजें हो रही हो तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा इस बारे में आप और अच्छे से पढ़ें। और एक बार मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आईपीसी में इन जो सेक्शंस आपको नंबर बताए गए हैं, वहां से वहां तक की हेडिंग्स आप जरूर देखें, तो उससे आपको एक स्ट्रक्चर बनेगा आपके दिमाग में। आपको सेक्शन नहीं पढ़ना है, लॉ नहीं पढ़ना है, अगर आप हेडिंग से देख लेंगे तो भी आपको एक आइडिया होगा, जनरल आइडिया होगा, आप थोड़ा और फेमिलियर होंगे। और अब बात होती है कि प्राइवेट डिफेंस का जो टेस्ट होता है, कि क्या आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो यूज किया है वो जस्टिफिएबल है या नहीं है, तो वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी पे। प्रोपोर्शनैलिटी को हम बिल्कुल सिंपल टर्म में समझते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको एक झापड़ मारा और आपने मुझे गोली मार दी, तो ये
प्रोपोर्शनल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। एक की डिग्री बिल्कुल लो है और एक आपने जो किया वो बिल्कुल है हायर डिग्री की चीज, तो वो नहीं होता है। तो आपको जिस तरह का हार्म इन्फ्लिक्ट होने वाला है या आप जिस तरह के इमिनेंट डेंजर में हैं, उसी तरीके से आप उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, उसी डिग्री में आपका रिस्पॉन्स है, उससे ज्यादा नहीं है, उससे वायलेंट नहीं है, तभी आप इसमें होंगे। तो अगर इसका टेस्ट होगा, अगर ये कोर्ट के बाद, टेस्ट का मतलब होता है जिस बेस पे हम अपना डिसीजन बनाते हैं, जिस बेस पे हम जजमेंट देते हैं, तो उसे हम टेस्ट मानते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है कि ये फॉल हो रहा है इस जनरल एक्सेप्शन में कि नहीं हो रहा है। तो वो प्रोपोर्शनली बराबर होना चाहिए, वो हायर डिग्री का नहीं होना चाहिए। कम है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो हायर डिग्री का नहीं होना चाहिए कि आपको जो खतरा था आपने उससे ज्यादा का नुकसान किया सामने वाले की जान का या बाकी चीजों का। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन महसूस हो रहा है, तो ये सिचुएशन में एब्सोल्यूट राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि आप क्या कहते हैं अपनी जान बचाइए तुरंत। लेकिन अगर आपके पास कूल डाउन करने का टाइम था कि कोई झगड़ा हो रहा है, प्रोवोकेशन खत्म हो गया और आप अपने कमरे में गए, आपकी लड़ाई हुई, किसी ने आपको बहुत मारा पीटा और आपको टॉर्चर किया, उस टाइम आप रिएक्ट करेंगे और आप वायलेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो वो है जस्टिफाई किया जा सकता है जनरल एक्सेप्टेंस में। लेकिन आप अपने कमरे पे गए, आप 2 घंटे बैठे, आपके पास सोचने समझने, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने, कूल डाउन होने का टाइम, इसे बोलते हैं कूलिंग डाउन पीरियड। तो ये कूलिंग डाउन पीरियड होता है, ये भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, आपको बहुत जगह पे अब दिखना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास अगर कूल डाउन होने का टाइम था और आपने जाके उस आदमी को बाद में गोली मार दी आउट ऑफ द रेंज, तो वो इस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, मतलब नहीं, आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते हैं। और सबसे आखिरी में अगर हम देखें, तो जो छोटे मोटे एक्ट्स होते हैं, ट्रिवियल एक्ट्स, जिनकी लॉ के नजर में ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, तो वो भी किसी तरह की क्रिमिनल लाइबिलिटी आप पे नहीं डालते। तो इस तरह से हमने आज जनरल एक्सेप्शंस को आईपीसी में देखने की कोशिश की। तो ये या तो सजा को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं या उसे मिटिगेट कर देते हैं, और इसकी मदद से एक सिटीजन अपनी जान की रक्षा कर पाए और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर पाए, और जो लोग क्रिमिनल माइंड जिनका नहीं है और जिनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचे रहे। तो यही सब आज हमने जाना। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, पढ़ना पसंद आ रहा हो आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इन लेसन्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थैंक यू।